शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। पूनम इंडियन, ममता राजावत, महिपाल, गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। तो बिल्कुल बेटा, हमारी पहली क्लास हुई थी मनोविज्ञान को लेकर के। ठीक है, मनोविज्ञान को लेकर के हमारी पहली क्लास हुई थी। उससे पहले हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। मनोविज्ञान को लेकर के क्लास हुई थी और उसकी चर्चा पूरी तरह से हम कर चुके थे और उम्मीद करती हूँ वो क्लास पूरी तरह से आपके समझ में आ गई होगी। और अगर अभी मैं प्रश्न पूछूं तो आप उसके उत्तर भी बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं। यस, वेट कर रहे थे बेटा, कोई बात नहीं, घर बैठे सुविधा भी तो मिल रही है ना आपको। यस, घर पर ही वेट करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है। चलिए बताइए, मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है मनोविज्ञान के जनक? अरस्तु। अतीत और इतिहास की बात हमने की थी। अतीत कब से प्रारंभ हो जाता है? 400 ईसा पूर्व से। इतिहास 16वीं शताब्दी से। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गॉकेल ने। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? साइकोलॉजिया। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? साइकोलॉजिया। कब किया था? 1590 यानी 16वीं शताब्दी में। इतिहास कब से प्रारंभ होता है? 16वीं शताब्दी से। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए उसे परिभाषित करना शुरू किया गया था और सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान नामक परिभाषा अमान्य हो गई तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान, लेकिन वर्तमान समय में मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान या कह दो व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? वाटसन। वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं और व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं और वातावरण में अधिक। इसलिए तो वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। ये किसने कहा था? वाटसन ने। मनोविज्ञान की पूरी यात्रा का वर्णन अपनी एक परिभाषा में किसने किया था? अपनी एक परिभाषा में किसने किया था? वुडवर्थ ने। परिभाषा आपको पता होगी। बिल्कुल, वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। तो हमने सिंपल जाना था क्या कि मनोविज्ञान क्या है। आज मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, इतनी चर्चा थी व्यवहार का विज्ञान। अब हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी चर्चा मैं आपसे करूंगी मनोविज्ञान के संप्रदाय को लेकर के। ठीक है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय की मैं बात करूंगी और थोड़ी सी चर्चा उसकी आपको पता होनी चाहिए। अलग से सिलेबस में ये टॉपिक आपके मेंशन नहीं है, अलग से सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन बिल्कुल संप्रदाय की मैं आपसे बात करूंगी। मनोविज्ञान के संप्रदाय, संप्रदाय जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल। ठीक है, स्कूल्स की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले संप्रदाय की मैं बात करूं तो पहला संप्रदाय ध्यान रखना है आपको, संरचनावादी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? संरचनावादी संप्रदाय। लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं लिखवाती चली जा रही हूं। अपना कॉपी पेन अपने हाथ में रखिए, रजिस्टर अपने हाथ में रखिए और लिखते चले जाइए। हेडिंग आप डालेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक, हेडिंग क्या डालनी है आपको? मनोविज्ञान के संप्रदाय। यस, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग कन्नौज, सुधीर। हाँ, व्यवहार का विज्ञान। यस, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शर्मिला, सुशीला, सभी को गुड मॉर्निंग। तो संरचनावादी संप्रदाय, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे संरचनावादी संप्रदाय को? स्ट्रक्चरलिस्टिक स्कूल। संरचनावादी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट। सबसे पहला और पुरातन संप्रदाय माना जाता है संरचनावादी संप्रदाय। सिंपल ध्यान रखेंगे, सबसे पहला और पुरातन संप्रदाय माना जाता है संरचनावादी संप्रदाय।
संरचनावादी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट। ये जो संप्रदाय है वो चेतन अनुभूतियों के अध्ययन पर बल देता है। अध्ययन पर बल। ये जो संप्रदाय है वो चेतन अनुभूतियों के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है, चेतन अनुभूतियों के अध्ययन पर बल देता है। कौन सा संप्रदाय? कौन सा संप्रदाय? संरचनावादी संप्रदाय। सिंपल वे में ध्यान रखना है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना। मैंने कहा ना, ये टॉपिक डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। क्लियर? तो स्ट्रक्चरलिस्टिक स्कूल प्रवर्तक विलियम वुंट है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, संरचना तो चेतन अनुभूतियों, चेतन संरचना पर, मस्तिष्क की संरचना पर बल देता है। मस्तिष्क की संरचना के अध्ययन पर बल देता है, चेतन अनुभूतियों के अध्ययन पर बल देता है। और चेतन अनुभूतियों के अध्ययन पर बल देते हुए कौन सी विधि का यहां प्रतिपादन किया गया? अंतर्दर्शन। कौन सी विधि को अपनाया? अंतर्दर्शन कह दो या अंतर निरीक्षण। सिंपल इतना ध्यान रखेंगे। सबसे पहला और पुरातन संप्रदाय कौन सा है? संरचनावादी संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट। ये संप्रदाय मस्तिष्क की संरचना पर बल देता है, चेतन अनुभूतियों के अध्ययन पर बल देता है। विधि कौन सी अपनाई गई? अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, विधि कौन सी अपनाई गई? अंतर्दर्शन विधि। बेटा प्रिंटेड नोट्स अप टू डेट मिलेंगे आपको, थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है, आज या कल से ही क्लास वाइज में प्रिंटेड नोट्स डालना शुरू कर दूंगी। अप टू डेट नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, डोंट यू वरी ना, बिल्कुल किसी भी बात की चिंता नहीं करें। सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं, क्लास पर फोकस करिए। एज इट इज नोट्स मिलेंगे। मैंने कहा ना, रजिस्टर में तो जितना आप मोटा मोटा लिख सकते हैं उतना लिख लीजिए, क्योंकि मोटे मोटे पॉइंट्स अगर आपके पास रजिस्टर में होंगे अपने हाथ से लिखे हुए तो उसकी तो बात ही अलग होगी। बाकी रही अप टू डेट प्रिंटेड नोट्स की, तो वो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, क्लास के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। आज और कल से ही मैं डलवाना शुरू कर देती हूँ क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लास में जितना पढ़ा है उतने नोट्स आपके पास रेगुलरली आते रहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो पहला संप्रदाय ध्यान रखिएगा, संरचनावादी संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय नंबर 2 की हम बात करेंगे। नंबर 2 कार्यात्मवादी संप्रदाय। फंक्शनलिस्टिक स्कूल। ठीक है, कार्यात्मवादी संप्रदाय, इंग्लिश बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फंक्शनलिस्टिक स्कूल, और इसके प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स। ठीक है, आपका जो पहला संप्रदाय था संरचनावादी संप्रदाय, वो तो मस्तिष्क की संरचना पर बल देता है, बट यह जो है कार्यों पर बल देता है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कार्यात्मवादी संप्रदाय, तो यह चेतना की संरचना पर नहीं बल्कि चेतना के कार्यों पर बल दिया जाता है। ठीक है, व्यक्ति अगर व्यवहार करता है तो कैसे करता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, कार्यों पर फोकस किया जाता है। कौन से संप्रदाय के अंतर्गत? कार्यात्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत। प्रवर्तक ध्यान रखने हैं, संप्रदाय का नाम ध्यान रखना है, और कौन सा संप्रदाय किस पर बल देता है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कार्यात्मवादी संप्रदाय इंग्लिश में बोलेंगे फंक्शनलिस्टिक स्कूल, और प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स प्रवर्तक हैं। और ये जो है चेतन अनुभूतियों के अध्ययन पर बल नहीं देता बल्कि चेतन के कार्यों पर बल देता है। मस्तिष्क कार्य किस प्रकार से करता है, व्यक्ति व्यवहार किस प्रकार से करता है, इस पर बल देता है। कौन सा संप्रदाय? कार्यात्मवादी संप्रदाय। नंबर 3 में बात करूं आपसे। नंबर 3 व्यवहारवादी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? व्यवहारवादी संप्रदाय।
ठीक है, बिहेवियरिस्टिक स्कूल। व्यवहारवादी संप्रदाय प्रवर्तक बिल्कुल कौन है, जानते हैं आप कौन है प्रवर्तक, वॉटसन। ये जो व्यवहारवादी संप्रदाय है, ये संप्रदाय संरचनावादी व कार्यात्मवादी संप्रदाय, इन दोनों का क्या करता है, विरोध। ठीक है, उनके विपरीत आया है। जो इससे पहले हमने दोनों संप्रदाय पढ़े हैं, संरचनावादी संप्रदाय और कार्यात्मवादी संप्रदाय, इन दोनों का विरोध करते हुए कौन सा संप्रदाय आया, व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक कौन है, वॉटसन। ठीक है, प्रवर्तक कौन है जिसके, वॉटसन। और वॉटसन जैसा कि आपको पता ही है कि ये संप्रदाय बल किस पर देता है, व्यवहार के अध्ययन पर बल। ठीक है, व्यवहार के अध्ययन पर बल। व्यवहार जो कि प्रत्यक्ष है, जिसे देखा जा सकता है, प्रेक्षणीय है, दर्शनीय है। ठीक है, व्यवहार को देखा जा सकता है, व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है, उसी व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। किस संप्रदाय के द्वारा, किस संप्रदाय के द्वारा, व्यवहारवादी संप्रदाय के द्वारा। बात समझ में आ गया आपको, व्यवहारवादी संप्रदाय, बिहेवियरिस्टिक स्कूल। ठीक है, प्रवर्तक कौन है, वॉटसन। और ये जो संप्रदाय है वो कार्यात्मवादी और संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में आया। ठीक है, इसका ये कहना है व्यवहारवादी संप्रदाय का कि बिल्कुल चेतन की अनुभूतियों और केवल कार्यों पर नहीं बल्कि व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। व्यवहार जिसे कि देखा जा सकता है, जो प्रेक्षणीय होता है, जो दर्शनीय होता है, जिसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, और व्यवहारवादी पता ही है आपको कि व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं और वातावरण में अधिक विश्वास करते हैं। ये बात आपको पहले से पता है। सिंपली ध्यान रखना है कौन सा संप्रदाय, व्यवहारवादी संप्रदाय। ठीक है, आपकी बुक कब तक आ जाएगी बेटा, बुक बस आ ही जाएगी कुछ ही समय में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप 10 to 15 डेज वेट करिए। 10 to 15 डेज में बुक बिल्कुल आ जाएगी, इजी सिंपल भाषा में सारी चीजों का उसमें समावेश रहेगा। केवल 10 to 15 डेज आपको और वेट कर लेना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 संप्रदाय हो चुके हैं हमारे। नंबर 4, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। गेस्टाल्ट, ठीक है, गेस्टाल्टिज्म स्कूल। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है, मैक्स वर्दिमर। ठीक है, और सहयोगी की बात करें तो बिल्कुल सहयोगी भी आप ध्यान रख सकते हैं, कोहलर, कोफका, कूट लेविन, ये सब कौन है, सहयोगी हैं। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय किस पर बल देता है, संपूर्णता के अध्ययन पर बल देता है। संपूर्णता के अध्ययन पर बल। ठीक है, ये सिस्टमैटिकली भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं वो बता रही हूं कि आपको केवल कितनी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, संपूर्णता के अध्ययन पर बल, यानी कि कोई भी विषय वस्तु है, ठीक है, या कोई भी वस्तु है, उसके अलग अलग अवयवों पर, उसके अंश पर फोकस न करके पहले संपूर्णता पर फोकस करना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा हमारा एक शिक्षण सूत्र होता है पूर्ण से अंश की ओर, कि पहले पूर्ण रूप को देखो फिर अंश को देखो। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र भी किसकी देन है, इसी की देन है, गेस्टाल्टवादी की देन है या गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। ठीक है, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है, मैक्स वर्दिमर। सहयोगियों के नाम आप ध्यान रख लेंगे सिंपल वे में, कोहलर, कोफका, कूट लेविन। और ये संप्रदाय संपूर्णता के अध्ययन पर बल देता है। सिंपल ध्यान रखना है। 4 संप्रदाय हो गए हैं, आगे चलेंगे नंबर 5, मानवतावादी संप्रदाय।
ह्यूमनिस्टिक स्कूल, मानवतावादी संप्रदाय, प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो। और यहां अगर सहयोगी आप ध्यान रखना चाहते हैं, सहयोगी कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स। ठीक है, मानवतावादी संप्रदाय, मानवतावादी संप्रदाय, ह्यूमनिस्टिक स्कूल, प्रवर्तक कौन है? अब्राहम मैस्लो है, और सहयोगी कौन है? कार्ल रोजर्स है। ठीक है, मानवतावादी संप्रदाय चेतन अनुभूतियों, चेतन के कार्यों, इन सब पर बल नहीं दे करके मानव की आवश्यकताओं के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है, किस पर? मानव की आवश्यकताओं, मानव की आवश्यकताओं के अध्ययन पर बल। आपको पता भी होगा सिद्धांत दिया गया था, कौन सा सिद्धांत? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत आगे हम पढ़ेंगे। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मैस्लो के द्वारा 5 आवश्यकताओं का जिक्र किया गया था, जिसके अंतर्गत मैस्लो के द्वारा 5 आवश्यकताओं का जिक्र किया गया था। सिंपली ध्यान रखेंगे, मानवतावादी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? अब्राहम मैस्लो हैं। सहयोगी कौन है? कार्ल रोजर्स है। और ये जो संप्रदाय है वो मानव की आवश्यकताओं के अध्ययन पर बल देता है, जैसा कि आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया था, जिसे हम मांग का सिद्धांत भी बोलते हैं। मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से उन्होंने 5 आवश्यकताओं का जिक्र किया था। ठीक है, चलिए, तो कितने संप्रदाय होंगे? हो गए बेटा 5 संप्रदाय। एक सिंपली आप ध्यान रख लेना, नंबर 6, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे साइको एनालिटिकल स्कूल। जानते ही होंगे किसने दिया था? किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। डिटेल चर्चा बिल्कुल इनके हम आगे करने वाले हैं। डिटेल चर्चा आगे होगी। अभी सिंपल वे में एक लाइन में आपको जान लेना है। मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिटिकल स्कूल, प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, और ये जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय अचेतन मन के अध्ययन पर बल देता है। ये संप्रदाय किस पर बल देता है? अचेतन मन के अध्ययन पर बल दिया जाता है। कौन से संप्रदाय के द्वारा? कौन से संप्रदाय के द्वारा? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के द्वारा। क्लियर? 6 संप्रदाय। और एक संप्रदाय आपको ध्यान रख लेना है, नंबर 7, प्रेरकीय संप्रदाय। ओमिक स्कूल, प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है विलियम मैकडूगल। और ये संप्रदाय मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन पर बल देता है। कौन सा संप्रदाय? प्रेरकीय संप्रदाय। सिंपल वे में ध्यान रखने हैं ये संप्रदाय आपको इसी तरह से। ठीक है, इतने संप्रदाय आपको ध्यान रखने। कितने ध्यान रखने? 7 संप्रदाय आपको ध्यान रखने हैं। वापस एक बार आप देख सकते हैं संप्रदाय कौन कौन से थे। पहला संप्रदाय कौन सा बताया बच्चों मैंने? फर्स्ट संप्रदाय देखिए,
ठीक है, पहला संप्रदाय क्या है? संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरलिस्टिक स्कूल। यहाँ प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट है। और ये संप्रदाय किस पर बल देता है? चेतन अनुभूतियों के अध्ययन पर बल देता है। बात क्लियर? चेतन अनुभूतियों के अध्ययन पर बल देता है। नंबर टू है कार्यात्मकवादी संप्रदाय, फंक्शनलिस्टिक स्कूल। प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स। और ये जो है चेतना के कार्यों पर बल देता है। कार्यात्मकवादी संप्रदाय नाम है। बल किस पर देता है? कार्यों पर बल देता है। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी संप्रदाय बिहेवियरिस्टिक या बिहेवियरिस्टिक स्कूल। और प्रवर्तक यहाँ कौन है? वॉटसन है। ये जो संप्रदाय है ये संरचनावादी और कार्यात्मकवादी के खिलाफ आया है, विरोध में आया है। और ये संप्रदाय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, जिसे देखा जा सकता है, जिसका प्रेक्षण किया जा सकता है, जो दर्शनीय है उस पर बल देता है। नंबर 4 है अपना, नंबर 4 गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्दिमर। सहयोगियों की हम बात करें तो कोहलर, कोफका, कूट लेविन। और ये जो संप्रदाय है, जैसा कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्ण, संपूर्ण। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्णता, समग्रता गेस्टाल्ट का अर्थ होता है। तो ये जो संप्रदाय है ये संपूर्णता के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है, संपूर्णता के अध्ययन पर बल देता है। कौन सा? गेस्टाल्टवादी। नंबर 5 है अपना, नंबर 5 है मानवतावादी संप्रदाय। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल। प्रवर्तक कौन है? अब्राहम मैस्लो। प्रवर्तक कौन है? मैस्लो। और सहयोगी कौन है? कार्ल रोजर्स। सहयोगी कौन है? कार्ल रोजर्स। ये जो संप्रदाय है वो मानव की आवश्यकताओं के अध्ययन पर बल देता है। जैसा कि एक सिद्धांत दिया गया है, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत मैस्लो के द्वारा, जिसके अंतर्गत मैस्लो ने कितनी आवश्यकताओं का जिक्र किया है? 5 आवश्यकताओं का जिक्र किया है। आगे चलेंगे, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, साइको एनालिटिकल स्कूल। और ये संप्रदाय किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। और ये जो संप्रदाय है वो अचेतन मन के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है, अचेतन मन के अध्ययन पर बल देता है। क्लियर है? उसके बाद है प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय, संप्रदाय को जस्ट इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं कि स्कूल। ठीक है, स्कूल नाम दिया गया है प्रेरकीय संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? विलियम मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल। और इनका क्या कहना है कि मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन माने जाते हैं? मैकडूगल माने जाते हैं, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताई है और 14 संवेग बताए हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के अध्ययन पर बल। क्लियर? बात समझ में आ गई? सिंपल वे में संप्रदाय आपको ध्यान रखने हैं। मैंने कहा ना वापस, पूनम इंडियन, बिल्कुल बेटा ये क्रम से ही है और क्रम से ही मैं आपको प्रिंट किए हुए संप्रदाय भी दे दूंगी, तो डोंट यू वरी। संप्रदाय हमें एक एक लाइन में ही जानने थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये आपके सिलेबस में पर्टिकुलर मेंशन नहीं है और ज्यादा यहां से प्रश्न भी नहीं बनते हैं, लेकिन इतना सा जानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नॉलेज हमें सबकी होनी चाहिए। क्लियर? तो यस, मनोविज्ञान का अर्थ समझते हुए कि मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान, अर्थ समझते हुए हमने संप्रदाय की थोड़ी सी चर्चा कर ली। और अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे किसकी? मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं? अब ध्यान से सुनिएगा। मनोविज्ञान की शाखा की बात आती है, शाखाओं की बात आती है, तो मनोविज्ञान की शाखाएं बहुत सारी हैं। बहुत सारी शाखाएं हैं मनोविज्ञान की, लेकिन मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है वो पहले जान लेना है आपको। शाखाएं बहुत हैं, शाखाएं ढेरों हैं, लेकिन मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं पहले ये जानने की बिल्कुल आवश्यकता है। तो मनोविज्ञान की मुख्य शाखाओं की हम बात करें। कौन सी शाखाओं की? मुख्य शाखाएं। मुख्य शाखाओं की हम बात करें तो बिल्कुल लिख सकते हैं आप। नंबर 1 सामान्य मनोविज्ञान, नंबर 2 असामान्य मनोविज्ञान, नंबर 3 तुलनात्मक मनोविज्ञान, नंबर 4
समाज मनोविज्ञान। नंबर 5 औद्योगिक मनोविज्ञान। नंबर 6 प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। नंबर 7 बाल मनोविज्ञान। नंबर 8 किशोर मनोविज्ञान। नंबर 9 प्रौढ़ मनोविज्ञान। नंबर 10 विकासात्मक मनोविज्ञान। लिखते जा रहे हैं ना आप, लिखते चले जाना, फायदा होगा जबरदस्त। ठीक है, इस चक्कर में मत रहना कि हाँ प्रिंटेड नोट्स मिल ही जाएंगे। नहीं बेटा, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन आप अपनी कॉपी में लिखते चले जाना, रजिस्टर में लिखते चले जाना। क्लियर? ठीक, चलो नंबर 10 क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान। नंबर 11 शिक्षा मनोविज्ञान। निदानात्मक या कह दो उपचारात्मक या कह दो क्लिनिकल मनोविज्ञान। क्लिनिकल मनोविज्ञान। ठीक है। 13 पशु मनोविज्ञान और एक ध्यान रखना परा मनोविज्ञान। मुख्य शाखाओं के रूप में आप ये 14 शाखाएं ध्यान रख सकते हैं। क्यों? बिल्कुल बेटा, 3 बार प्रश्न बना है, 3 बार प्रश्न बना। एक बार प्रश्न बना कि मनोविज्ञान की मुख्य शाखा नहीं है, मनोविज्ञान की मुख्य शाखा नहीं है। 3 नाम इन्हीं में से थे और एक नाम था वैयक्तिक मनोविज्ञान। 3 नाम इन्हीं में से थे लेकिन एक नाम था वैयक्तिक मनोविज्ञान। तो वैयक्तिक मनोविज्ञान मैंने यहां लिखवाया है क्या? नहीं, इसलिए उसे हम निकाल देंगे। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि क्या वैयक्तिक मनोविज्ञान शाखा नहीं है। क्या बेटा, शाखा है, शाखा है। लेकिन जब प्रश्न मान लीजिए इस तरह से आ गया कि मनोविज्ञान की मुख्य शाखा नहीं है, एक नाम दे दिया सामान्य मनोविज्ञान, एक नाम दे दिया शिक्षा मनोविज्ञान, एक नाम दे दिया विकासात्मक मनोविज्ञान, एक नाम दे दिया वैयक्तिक मनोविज्ञान, तो ऐसे सिचुएशन में हम इनको प्रमुखता देंगे और किसको निकाल देंगे? वैयक्तिक मनोविज्ञान। फिर प्रश्न आया एग्जाम में कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है। 3 नाम इन्हीं में से थे और एक नाम था आर्थिक मनोविज्ञान। तो क्या मैंने आर्थिक मनोविज्ञान लिखवाया है? नहीं लिखवाया है, तो नहीं है। कौन सी शाखा नहीं है? आर्थिक मनोविज्ञान। फिर एक बार प्रश्न बना, 3 बार प्रश्न बना है, फिर एक बार प्रश्न बना कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है। 3 नाम इन्हीं में से थे और एक नाम था राजनैतिक मनोविज्ञान। तो क्या मैंने राजनैतिक मनोविज्ञान लिखवाया है? नहीं। तो कौन सी शाखा नहीं है? हम निकाल देंगे राजनैतिक मनोविज्ञान। क्लियर? बात समझ में आ रही होगी। वापस सुन लो, मैंने आपको ये शाखाएं लिखवाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैडम शाखाएं इतनी सी है क्या? नहीं बेटा, शाखाएं इतनी नहीं, शाखाएं तो ढेरों हैं, शाखाएं बहुत सारी हैं। लेकिन हाँ, मुख्य शाखाओं के रूप में हम ये शाखाएं ध्यान रख सकते हैं ताकि हम इस प्रकार के उठे प्रश्नों का जवाब दे सकें जिस प्रकार से पहले प्रश्न उठ चुके हैं। ठीक है, 3 बार प्रश्न बना है। एक बार बना मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है, 3 इन्हीं में से था, एक था वैयक्तिक मनोविज्ञान, तो हमने इसको निकाल दिया क्योंकि लिखा नहीं है हमने यहाँ पर। दूसरी बार बना मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है, 3 इन्हीं में से थी और एक थी आर्थिक मनोविज्ञान, तो हमने किसको निकाल दिया? आर्थिक मनोविज्ञान को। फिर प्रश्न उठा मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है, 3 इन्हीं में से थी और एक थी राजनीतिक मनोविज्ञान, तो हमने किसको निकाल दिया? राजनीतिक मनोविज्ञान को। क्लियर? तो ये शाखा है। अब एक एक शाखा को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं लिख रहे हैं, ओके, लिख लो बेटा, बिल्कुल लिख लो, क्योंकि बार बार बोल रही हूं, आपके हाथ से जितना भी लिख सकते हो लिखो और
एक एक लाइन छोड़ के लिखना। बाय द वे यहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात आपको पता लगेगा तो वो हाथों हाथ लिख लो बेटा। हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं, बार बार बोल रही हूं, उसका मुकाबला ही नहीं होता। तुरंत छप जाते हैं, यहां पर तुरंत छपते हैं। ठीक है, चलो। मैम पहले साइकोलॉजी से डर लगता था। अच्छा बेटा, क्यों लगता था? पर अब नहीं लगेगा, कतई नहीं लगेगा, कुछ नहीं, घोट कर पी जाना है साइकोलॉजी को। चलिए, शाखाओं की हम बात करें तो पहली शाखा कौन सी है? पहली शाखा का नाम है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य बालकों का अध्ययन किया जाता है। कौन से बालकों का अध्ययन? सामान्य बालकों का अध्ययन किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बालक असामान्य होते, जिनका व्यवहार सामान्य न होकर के कैसा होता है? असामान्य होता है। जिनका व्यवहार सामान्य न होकर के असामान्य होता है, जैसे क्लास के अंतर्गत कोई बात कही जा रही है, क्लास के सारे बच्चे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा अजीब वगैरह स्थिति में बैठा हुआ है, तो उसका व्यवहार सामान्य न होकर के कैसा है? असामान्य। असामान्य बालकों का अध्ययन किया जाता है कौन सी शाखा के अंतर्गत? असामान्य। सिंपली जानना है, बाकी हमें केवल मतलब कौन सी शाखा से है? इस शाखा से है। हमें केवल मतलब किससे है बेटा? लेकिन मैंने कहा ना, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें मतलब किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान, इस शाखा से। चलिए, तुलनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि सामान्य बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं, असामान्य की क्या होती हैं, दोनों में क्या तुलना करें तो क्या अंतर होता है। तुलनात्मक मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान कह दो या सामाजिक मनोविज्ञान कह दो, समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर बालक का अध्ययन किया जाता है। कौन से मनोविज्ञान में? समाज मनोविज्ञान। फिर है औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किस किस बालक को किस किस उद्योग का चयन करना चाहिए, किस किस बालक को किस किस उद्योग का चयन करना चाहिए, ये किसके अंतर्गत आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में आप लिख भी सकते हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन। ठीक है, नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन ही क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। सुशीला चौधरी, बेटा टाइम चेंज नहीं होगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सबने एडजस्ट किया है, आपको भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रयोग तो आप इस समय नहीं दे सकते हैं बेटा, जब भी आपके पास टाइम है तब देख लेना। क्लास तो आपके पास ही रहने वाली है। ठीक है, क्लास आपके पास रहने वाली है, लेकिन हाँ, इस बात का तो अलग ही वो होता है कि जब मैं पढ़ा रही हूं तो उसी वक्त आप पढ़ें तो फिर मजा ही आ जाता है। चलिए, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में क्या किया जाता है? अध्ययन। ठीक है, नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है? बाल विकास। बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है? बाल विकास। और आपको पता है, बाल मनोविज्ञान में तो अध्ययन होता था गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, लेकिन अध्ययन का क्षेत्र फिर विस्तृत हुआ, और जब अध्ययन होने लगा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, तो नाम क्या रख दिया? बाल विकास। आज नाम क्या है? बाल विकास। तो बाल विकास के आगे भी आप लिख सकते हैं, कहां से कहां तक का अध्ययन होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? बाल विकास के अंतर्गत। ठीक है, लिख सकते हैं गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक, किशोर मनोविज्ञान नाम से पता लग रहा है, किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत किशोरों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? किशोरों का अध्ययन किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल अध्ययन किसका होगा? प्रौढ़ों का। केवल अध्ययन किसका होगा? प्रौढ़ का। क्लियर? विकासात्मक मनोविज्ञान, ध्यान से सुनिए, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत न केवल गर्भावस्था, न केवल शेषावस्था, न केवल बाल्यावस्था, अपितु शुरू से लेकर अंत तक सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? विकासात्मक मनोविज्ञान में। शुरू से लेकर
अंत तक सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, किसमें? विकासात्मक में। विकासात्मक मनोविज्ञान के आगे आप लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत शुरू से लेकर अंत यानी गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन होता है। गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है किसमें? विकासात्मक मनोविज्ञान में। क्लियर? अब बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अरे हमें कौन सी शाखा का अध्ययन करना है? हमें शिक्षा मनोविज्ञान शाखा का अध्ययन करना है। मनोविज्ञान की चर्चा करते हुए हम अपनी कौन सी शाखा पर आ जाएंगे? शिक्षा मनोविज्ञान पर। और इसी शाखा का हमें बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। कौन सी शाखा? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, मानव के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। व्यवहार का अध्ययन कौन सी परिस्थितियों में होता है? शैक्षिक परिस्थितियों में। डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कौन सी शाखा को। इन सब शाखाओं में से कौन सी शाखा है आपके सिलेबस में? किस शाखा को लेकर के आपका सिलेबस बना है? कौन सी शाखा? शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर? नेक्स्ट निदानात्मक कह दो, उपचारात्मक या क्लिनिकल मनोविज्ञान। निदानात्मक, इस शाखा के अंतर्गत लिख सकते हैं आप समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं बेटा? समस्यात्मक बालक चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, झगड़ा करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, दूसरे बच्चों का टिफिन चुरा कर खा जाने वाले, ऐसे बच्चों को कौन से बालक बोलते हैं? समस्यात्मक बालक। कौन से बालक बोलते हैं? समस्यात्मक बालक। ये बालक ऐसा क्यों है? अगर कोई बच्चा रोजाना दूसरे बच्चों का टिफिन चुरा कर खा जाता है तो आखिर क्यों? कोई तो कारण होगा। कारण को जानना क्या कहलाता है? निदान। कारण को जानना निदान कहलाता है। उस बच्चे से बात की जाएगी, बेटा प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों दूसरे बच्चों का टिफिन चुरा कर खाते हो? क्या आपके पास टिफिन नहीं आता है? टिफिन नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? घर वालों से बात की जाएगी। और टिफिन आता है तो आप अपना टिफिन क्यों नहीं खाते हो सकता है कारण निकल कर के आए कि डेली माँ उसमें ब्रेड भेज देती है इसलिए बच्चा अपना टिफिन नहीं खोलता है। कुल मिलाकर कोई तो कारण सामने आएगा, कोई तो कारण होगा। हो सकता है बच्चे की माँ टिफिन भेजती नहीं है, भूख लगती है तो खाएगा ना चुरा करके। कोई तो कारण सामने आएगा। कारण को जानना कहलाता है निदान। फिर उस कारण को दूर करना क्या कहलाता है? उपचार। मान लीजिए कि कारण सामने आया कि माँ टिफिन नहीं भेजती है तो माँ से जाकर मिला जाएगा, भाई करती क्या हो, एटलीस्ट बच्चे की टिफिन तो भेजो, उसे भूख नहीं लगेगी क्या? माँ की बात समझ में आ गई तो क्या हो गया? उपचार। मान लीजिए कारण समझ में आया कि डेली माँ एक ही वैरायटी भेज देती है या डेली माँ ब्रेड भेज देती है, तब भी माँ से मिला जाएगा कि डेली ब्रेड मत भेजा करो। बच्चे को अपना टिफिन खोलने में भी शर्म आती है। हो सकता है दूसरे बच्चे हंसी उड़ाते हो, ये ले तेरे टिफिन में आज फिर ब्रेड आया। हो सकता है बच्चे हंसी उड़ाते हो, बच्चा अपना टिफिन नहीं खोलता, माँ के बात समझ में आ जाएगी। और माँ हो सकता है कि डेली डिफरेंट वैरायटी बच्चे के टिफिन में भेजने लगे तो बच्चा खुद अपना टिफिन ओपन करके अपने टिफिन का खाना खाएगा। तो कहने का मतलब है निदान और क्या हो गया? उपचार। उपचारात्मक को ही हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं? क्लिनिकल। तो निदानात्मक में समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? फिर है पशु मनोविज्ञान। नाम से पता लग रहा है पशु। अरे मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मनोविज्ञान मानव का अध्ययन तो करता ही है, मनोविज्ञान पशुओं का अध्ययन भी करता है। मानव का अध्ययन तो करता ही है, मनोविज्ञान के अंतर्गत पशु का अध्ययन भी किया जाता है। तो पशु मनोविज्ञान में केवल किसका अध्ययन होगा बेटा? पशुओं का। क्लियर? एक है परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान के आगे आप लिख सकते हैं एक आधुनिकतम शाखा है। परामनोविज्ञान आधुनिकतम शाखा है। कौन सी शाखा है? आधुनिकतम शाखा। इसके अंतर्गत उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा की जाती है। उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा कैसे? आपने कई बार सुना होगा कि अरे उस बच्चे को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। पूर्व जन्म की बातें याद, क्या यह बात सही है? क्या हकीकत में कुछ बच्चों को पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं? क्या ये सही बात है? तो बेटा ये सही बात है, बिल्कुल ये सही बात है। कुछ बच्चों को पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं। कुछ के साथ क्या होता है, हमारा कोई अपना कहीं दूर देश में बैठा है, उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई तो हमें पता लग जाता है कि उसके साथ जरूर कुछ ट्रेजेडी हुई है। कुछ के साथ क्या होता है, कुछ खुशखबरी आने वाली है तो हमें फील होने लग जाता है पहले से कि जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी खबर आने वाली है। कुछ के साथ क्या होता है, जो घटना घटित होने वाली है उसका सपना पहले ही देख लिया जाता है।
सपना पहले ही देख लिया जाता है। कोई घटना घटित होने वाली है, उसका सपना पहले देख लिया जाता है, सपना आ जाता है, कुछ दिनों के बाद वो घटना घटित हो जाती है। तो बेटा क्या ऐसा सबके साथ होता है? क्या सबको पूर्वजन्म की बातें याद आ जाती हैं? क्या सबको घटित होने वाली घटनाओं के सपने पहले आ जाते हैं? क्या सबके साथ ऐसा होता है? क्या सबके साथ ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। क्या सबको पूर्वजन्म की बातें याद आ जाती हैं? क्या सबको पहले घटित होने वाली घटनाओं के सपने आ जाते हैं? नहीं, कुछ के साथ ऐसा होता है। अब कुछ के साथ ऐसा होता है तो क्यों होता है? सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? कुछ को ही पूजन की बातें कैसे याद आती हैं? कुछ को ऐसे सपने क्यों आ जाते हैं जो कुछ समय बाद घटित होने वाले होते हैं? कुछ को ही अलग अलग आभास क्यों होते हैं? सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है। कुछ के साथ ऐसा क्यों होता है? ये कुछ उलझी हुई गुत्थियां हैं। यदि अभी आप भी मुझसे पूछें, यस पूछ ही लिया, पवन ने पूछ लिया कि कैसे मैम ये कैसे होता है। बिल्कुल, यदि आप भी मुझसे पूछे कि मैडम ये कैसे होता है, तो मैडम को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि ऐसी ही उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा की जा रही है और हकीकत में इसका एग्जैक्ट आंसर अभी तक नहीं आया है कि यदि कुछ को पूर्वजन्म की बातें याद आती है तो इसका एक्चुअल रीजन क्या है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सच है, ये सच है। बिल्कुल, मैं भी मिल चुकी हूं ऐसे शख्स से जो फेक नहीं, बिल्कुल रियल बात बता रही हूं, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद आई। ये सच है, कुछ को आ जाती है पूर्व जन्म की बातें, लेकिन एग्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? इस रीजन का पता लगाने के लिए, इस आंसर का पता लगाने के लिए ही चर्चा की जाती है। कौन से मनोविज्ञान के अंतर्गत? कौन से मनोविज्ञान के अंतर्गत? परा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो परा मनोविज्ञान में आप सिंपल लिख सकते हैं, उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा। उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा होती है। कौन से मनोविज्ञान में? परा मनोविज्ञान में। सिंपली ये जानना था बेटा आपको, लेकिन अब हमें डिटेल स्टडी करनी है किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। और शिक्षा मनोविज्ञान ही आपका सिलेबस है। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से सिलेबस अब होता है आपका स्टार्ट। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या स्टार्ट होता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो बिल्कुल इन सभी शाखाओं में हमें केवल मतलब है कौन सी शाखा से? शिक्षा मनोविज्ञान। बात समझ में आ गई? तो अब हम बात करेंगे कौन सी शाखा की? शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा। कौन सी शाखा? शिक्षा मनोविज्ञान। आप हेडिंग डाल सकते हैं। आप कौन सी शाखा? हेडिंग डाल सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान को तो इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अच्छा, आपके भी बहुत से सपने सच हो जाते हैं। गुड। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लो सभी। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान हेडिंग डालिए। जस्ट 1 मिनट में वापस मैं आपके सामने आ रही हूं। शिक्षा मनोविज्ञान हेडिंग डाल लीजिए सभी।
हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं आप मैम? दीपावली ऑफर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की लाइव क्लास नहीं मिल रही है, प्लीज लाइव क्लास शुरू करो हमारी। बेटा लाइव क्लास तो चल रही है। कमलेश आप एक बार कॉल कर लेना मोबाइल पे, है ना, जो भी प्रॉब्लम है वहां बताना। क्लियर? चलिए, हाँ भाई, शिक्षा मनोज्ञान हेडिंग डाल ली सभी ने? सभी ने शिक्षा मनोज्ञान हेडिंग डाल ली होगी। तो अब हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं किसकी? शिक्षा मनोज्ञान। मनोविज्ञान की चर्चा हम कर चुके हैं, मनोविज्ञान की चर्चा हम कर चुके हैं, और अब हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की शाखा। कौन सी शाखा? शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर? तो देखिए इधर, मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है बेटा? उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 से मानी जाती है। ठीक है, बाद में उत्पत्ति 1900 से मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। स्पष्ट स्वरूप, कैसा स्वरूप प्राप्त हुआ? स्पष्ट स्वरूप। बात समझ में आ गई? यस यस यस। अरे मैं वापस आ गई हूं बेटा, क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूं? दिखाई दे रही हूं ना? दीपिका पांचाल, यस। अरे सबने पढ़ना शुरू कर दिया है ना? यस और नो? बिल्कुल। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, जड़ व टर्मन के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप कब प्राप्त हुआ? 1920 में। ठीक, नेक्स्ट बात आप ध्यान रखना, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ध्यान देना, ठीक है? वापस सुन लो, मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1900 में। बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप मिला। कब मिला? 1920 में। शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप कब मिला? 1920 में। ठीक है, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इतनी बात क्लियर? पहले थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। आज जो शिक्षा दी जाती है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जाती है। आज जो शिक्षा दी जाती है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जाती है। क्या प्राचीन समय में शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जाती थी? नहीं। आज शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जाती है, तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जानी चाहिए। इस बात का सूत्रपात किसने किया था? रूसो ने। आप लिख सकते हैं, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने। सूत्रपात रूसो ने किया। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने किया, कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जानी चाहिए। और आपको पता होगा बेटा, वर्तमान समय में शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जानी चाहिए, यह किसने कहा? रूसो ने। रूसो ने कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है। अरे बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। इस बालक का अध्ययन यदि कर लिया जाएगा तो इस बालक के अनुरूप शिक्षा दे पाएगा शिक्षक, बालक के अनुरूप शिक्षा दे पाएगा। और यही तो
कौन सी शिक्षा कहलाती है? ठीक है, यही बाल केंद्रित शिक्षा भी कहलाती है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात करने वाले कौन है? रूसो। और रूसो ने क्या कहा? रूसो की एक परिभाषा आप ध्यान रखेंगे, क्या कहा रूसो ने? लिख सकते हैं, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। किसने कहा? रूसो ने। बात समझ में आ गई? ठीक है। कमलेश बेटा आप क्या बोल रही हैं? फोन किया था, मना कर। बेटा आप पहले ये देखो कि आपने मैनेजमेंट का कोर्स लिया है क्या? मैनेजमेंट का कोर्स यदि आपने लिया है तो मैनेजमेंट की लाइव क्लास डेली चल रही है, इवनिंग में चलती है लाइव क्लास मैनेजमेंट की। ठीक है, चलिए यहां तक की बात क्लियर है बेटा? यहां तक की बात क्लियर है तो हम आगे चलें। क्या कहा है रूसो ने? कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ठीक, तो देखिए मनोविज्ञान की शाखा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप कब मिला? 1920 में। किसके प्रयासों से? थॉर्नडाइक, जॉर्ज टर्मन के प्रयासों से 1920 में स्पष्ट स्वरूप मिला। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कौन कहलाते हैं? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कौन कहलाते हैं? थॉर्नडाइक कहलाते हैं। ठीक है, बाद में हमने बात की है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात करने वाले कौन है? रूसो। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का, यानी शिक्षा, बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जानी चाहिए, इसका सूत्रपात किसने किया है? रूसो ने। बिल्कुल रूसो का कहना है कि बालक एक पुस्तक के समान है, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ये किसने कहा? किसने कहा बेटा? रूसो ने। यहां तक बात क्लियर है? आगे हम चलेंगे। आगे देखिए, बिल्कुल वही बात कि बात किसकी हो रही है? शिक्षा मनोविज्ञान की। अब इसका अर्थ यदि हम समझें तो शिक्षा, पहले किसको लेंगे हम? शिक्षा। लिखते चले जाएंगे आप। शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन। क्या कहते हैं बेटा? एजुकेशन। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। EDUCATUM। ठीक है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। और एडुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। लैटिन एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। एडुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकलना। कहने का मतलब ये, शिक्षा क्या काम करती है? अंदर, यानी अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में क्या करती? परिवर्तन या परिमार्जन। शिक्षा व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन या परिमार्जन। अंतर्निहित जो भी योग्यताएं होती हैं, आपको एक बात पता होगी कि ईश्वर जिसको भी जन्म देता है, हर किसी में कोई ना कोई योग्यता जरूर देता है। बिना योग्यता का ईश्वर किसी को जन्म नहीं देता। जिसको भी जन्म दिया है, अगर एक कमी भी है तो एक अलग खूबी उसमें होती है, कोई ना कोई योग्यता होती है। लेकिन कई बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती तो अंतर्निहित योग्यताएं अंदर ही दबी रह जाती हैं। आपने ये देखा होगा कि कई टैलेंटेड व्यक्ति बैठे हुए, कई टैलेंटेड बच्चे हैं। अरे छोटा सा बच्चा मजदूरी करने लग जाता है, पूरी उम्र मजदूर बना रहता है। मजदूरी करने लग जाता है, पूरी उम्र मजदूर बना रहता है। अगर उस बच्चे को भी शिक्षा मिल जाती, जो मजदूरी कर रहा है उस बच्चे को भी शिक्षा मिल जाती, तो अंतर्निहित योग्यताएं बाहर निकल करके आती और उसके व्यवहार में क्या होता? परिवर्तन। वो बच्चा भी हो सकता है डॉक्टर बन सकता था,
टीचर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, लेकिन क्या नहीं मिल पाई? शिक्षा। इसलिए अंदर की योग्यताएं अंदर ही दबी रह गई। शिक्षा क्या काम करती है? अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन या परिमार्जन करती है। व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करती है क्या? शिक्षा। इतनी बात समझ में आ गई? तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? एडुकेटम। एडुकेटम के अलावा दो शब्द और हैं, दो शब्द आपको और ध्यान रखने हैं, एडुकेयर व एडुसियर। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मानी जाती है, एडुकेयर और एडुसियर। और इनका भी अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ भी क्या होता है? इनका अर्थ भी क्या होता है? आगे बढ़ाना, या कह दो बाहर निकालना, या कह दो विकास करना। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, शिक्षा का अर्थ हम समझने जा रहे हैं। शिक्षा जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एजुकेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? एडुकेटम। एडुकेटम शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। ड्यूको का अर्थ क्या होता है? बाहर निकालना। यानी शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन या परिमार्जन। दूसरी बात, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो और शब्दों से मानी जाती है, एडुकेयर और एडुसियर। और इन दोनों का अर्थ भी क्या होता है? आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकास करना। तो शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? शिक्षा आप लिख सकते हैं, शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करती है। बात समझ में आ गई? शिक्षा, सिंपल ध्यान रखना, शिक्षा क्या काम करती है? शिक्षा क्या काम करती है? शिक्षा करती है व्यवहार में परिवर्तन या कह दो परिमार्जन। व्यवहार में परिवर्तन कह दो या व्यवहार में परिमार्जन, शिक्षा ये काम करती है। क्लियर है? तो शिक्षा से तात्पर्य क्या है? शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा बालक के अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करती है। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से? पहला ऑप्शन है एडुकेटम, आप मुझे बताएंगे करेक्ट जवाब। दूसरा है एडुकेयर, ठीक है, एडुकेयर। तीसरा है एडुकाटा, चौथा है एडुसियर। बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ए बी सी डी कर देते हैं यहां पे अपन। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। क्या आंसर आएगा बताओ? ए बी सी या डी, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? यस, सिमर कौर ए बता रही है, महेश सी बता रही, महेश ए बता रहे हैं। यस,
पिंकी ए बता रही है, महेश भी ए बता रहे हैं। अब देखो बेटा, यही तो बात है, कितना सिंपल क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ा दिया आपको, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो गलत ही दे रहे हैं ना आंसर। बात समझ में आ रही है आपको? आपको घर बैठे डांट खाने की आ रही है। अब सब कुछ बता दिया, सारी चीजें बता रही, उसके बावजूद कुछ गलत आंसर क्यों दे रहे हैं? कहां ध्यान है बेटा आपका? क्यों गलत आंसर दे रहे हैं? क्या है क्वेश्चन? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? नहीं पूछा है, नहीं हुई है, नहीं शब्द है यहां, नहीं। कौन से शब्द से नहीं हुई है ये पूछा है। नेहा बेटा ए आंसर क्यों दे रही हैं आप? नहीं शब्द लिखा हुआ है, नहीं क्यों नहीं पढ़ा? यही गलती तो करते हो, और अभी जब ये गलती कर रहे हो तो एग्जाम में होना तो स्वाभाविक है। पूजा ए आंसर क्यों बेटा? ए आंसर क्यों आएगा? ए आंसर क्यों आएगा? कैसे आएगा ए आंसर? नहीं हुई है तो देखो, एडुकेटम से हुई है, एडुकेट से हुई है, एडुसिएट से हुई है, किससे नहीं हुई है? एडुकाटा, ये आंसर आएगा। किससे नहीं हुई? एडुकाटा। हाँ, नहीं पूछा है। आप जो सोच रहे हो वो आंसर नहीं आएगा, नहीं लिखा है यहां पर। ऐसी गलती नहीं करें, ऐसी गलती नहीं करें बेटा, ऐसी गलती नहीं करें। ये क्वेश्चन पूछा इसलिए क्योंकि आप इसी तरह से घूम जाते हो। अच्छा, कौन से शब्द, हम पता है जल्दबाजी में पढ़ते कहां तक हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से? कौन से शब्द से? हाँ हाँ हाँ, ये आएगा एडुकेटम। क्यों इतनी जल्दबाजी? अभी तो एग्जाम भी सामने नहीं है। सोचो जब एग्जाम सामने होगा या जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तब कितनी जल्दबाजी करोगे आप। गलत बात। इसलिए पहले यहां करेक्ट आंसर देना सीखो। हाँ, एग्जाम में यही गलती होती, मुझे पता है बेटा। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, बार बार बोलूंगी, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, और मेरे यही शब्द एग्जामिनेशन हॉल में आपके कानों में गूंजेंगे कि ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है? हाँ, नहीं नहीं देखा पूजा, मुझे पता था बेटा कि आपने नहीं नहीं देखा। ठीक, चलो, तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से नहीं हुई है? एडुकाटा से नहीं हुई है, बाकी तीनों शब्दों से हुई है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न आ जाए कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। ठीक है, तो हुई तो इन तीनों से है, लेकिन आपको एक जवाब देना है, तो एक मेन जवाब क्या देंगे आप? एडुकेटम। क्या आंसर देंगे? अगर हुई है पूछा है, ठीक है, अगर नहीं नहीं है। क्या पूछा है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, तो एक मेन आंसर देना है, तो एक मेन आंसर आप एडुकेटम उस सिचुएशन में दे देंगे। लेकिन यहाँ नहीं आया है तो नहीं आया है, तो आंसर क्या आएगा? एडुकाटा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बिल्कुल बात किसकी हो रही है? शिक्षा मनोविज्ञान की। बताइए, क्या शिक्षा का अर्थ आप जान चुके हैं? यस। क्या मनोविज्ञान का अर्थ आप जान चुके हैं? यस। तो आप मुझे बताइए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मानव के व्यवहार का अध्ययन, मानव के व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? शिक्षा या मनोविज्ञान? आंसर दो। मानव के व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? शिक्षा या मनोविज्ञान? क्वेश्चन लिख देती हूं, अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन लिख भी देती हूं। क्वेश्चन है बेटा, मानव के व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? दो ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ए कर देते हैं, इसको ए है शिक्षा और बी है मनोविज्ञान। बताओ क्या आंसर आएगा ए और बी में से? क्या आंसर आएगा? जल्दी से बता दो, ए और बी में से आंसर क्या आने वाला है? बिल्कुल सही आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से आंसर दे दो। सोचो, विचारो और जल्दी से क्या दो जवाब। यस 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 यस, आंसर शिक्षा, बी मनोविज्ञान। कुछ बोल रहे हैं मनोविज्ञान, कुछ बोल रहे हैं शिक्षा। फिर डांट खाओगे, फिर डांट खाओगे।
फिर डांट खाओगे। कुछ आंसर ए दे रहे हैं, कुछ आंसर बी दे रहे हैं, सारा सब कुछ बता दिया उसके बावजूद। मेरा मन तो कर रहा है कि आपको सामने बैठाकर ही पढ़ाती मैं। मतलब ए भी आंसर आ रहा, बी भी आंसर, 4 ऑप्शन भी नहीं दिए मैंने, 2 ऑप्शन दिए बस, शिक्षा और मनोविज्ञान। उसमें से भी कुछ बोल रहे हैं शिक्षा, कुछ बोल रहे हैं मनोविज्ञान। गलत आंसर बताने का कारण क्या है? आपका अवधान नहीं करना। हम कमेंट करेंगे, हम टाइम की बात करेंगे, टाइम बढ़ा दो, टाइम में कर दो, हम फोकस नहीं करेंगे कि मैडम क्या बोल रही है और क्या पढ़ा रही हैं। बेटा एक एक शब्द पर फोकस करना होता है। सुनीता योगी ने तो शिक्षा मनोविज्ञान दोनों ही बता दिया कि मैडम मैं तो दोनों ही बता देती हूँ शिक्षा मनोविज्ञान। बेटा या तो शिक्षा बताना या मनोविज्ञान बताना है। हाँ कन्नौज, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है? यस। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ महेश ने भी ए बी दोनों ही बता दिए कि दोनों ही है। एक पूछा है मैंने बेटा, एक पूछा है मैंने। कन्नौज के अकॉर्डिंग बी होगा। मैंने शिक्षा का अर्थ भी मैंने मनोविज्ञान का अर्थ पहले आपको बता दिया और फिर किसका अर्थ बताया? शिक्षा का। मनोविज्ञान पढ़ा है ना आपने? क्या मैंने मनोविज्ञान बताया आपको? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। जिसको मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वो सामने वाले के व्यवहार का क्या कर सकता है? अध्ययन कर सकता है। सामने वाले के व्यवहार का अध्ययन कर सकता है। और जिसे शिक्षा का ज्ञान होता है, जिसे शिक्षा का ज्ञान होता है, वो क्या करता है? व्यवहार में परिवर्तन करता है। वो क्या करता है? व्यवहार में परिवर्तन। तो बेटा लिखा क्या है यहां? मानव के व्यवहार का अध्ययन। लिखा क्या है? व्यवहार का अध्ययन। कौन करेगा व्यवहार का अध्ययन? शिक्षा या मनोविज्ञान? कौन करेगा व्यवहार का अध्ययन? व्यवहार का अध्ययन करेगा मनोविज्ञान। बी आंसर सही है। व्यवहार का अध्ययन करेगा मनोविज्ञान। अरे शिक्षा तो क्या करती है? शिक्षा तो व्यवहार में परिवर्तन या कह दो परिमार्जन। समझना है विषय वस्तु को बेटा, रटने वाली बातें नहीं, समझना पड़ेगा, समझना है, समझना है। ठीक है। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। बात क्लियर है? बात क्लियर है? कोई बात नहीं, गलती कर रहे हो आगे गलती मत करना बेटा। सुनीता आपका सही हुआ, गुड। शिक्षा क्या काम करती है? शिक्षा तो व्यवहार में परिवर्तन करती है। मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। बात क्लियर है? एक और प्रश्न पूछूं? ये तो आपके समझ में आ गया। शिक्षा क्या काम करती है? व्यवहार में परिवर्तन करती है। मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। पहला रोल किसका होता है बताइए? पहला रोल किसका होता है? शिक्षा का या मनोविज्ञान का? पहला रोल। क्वेश्चन चेंज कर रही हूं। क्वेश्चन है पहली भूमिका होती है, बताओ पहली भूमिका किसकी होगी? शिक्षा की या मनोविज्ञान की? पहली भूमिका किसकी होगी? शिक्षा की या मनोविज्ञान की? जल्दी बताओ, पहली भूमिका किसकी होगी? शिक्षा की या मनोविज्ञान की? यस यस यस, शाबाश, देते चले जाओ, देते चले जाओ, आंसर देते चले जाओ। बिल्कुल बेटा, पहली भूमिका किसकी होगी? पहली भूमिका भी किसकी होगी? मनोविज्ञान की।
पहले व्यवहार का अध्ययन होगा। जिस बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हैं, सपोज दैट आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे के व्यवहार का क्या करना होगा, पहले अध्ययन करना होगा। व्यवहार का अध्ययन करने के बाद ही व्यवहार का पूरा अध्ययन करना होगा कि इस बच्चे को कितना आता है, कितना नहीं आता है, ये बच्चा किस नेचर का है, इसे कैसे पढ़ाया जाए, है ना, ये बिल्कुल सीधा बच्चा है, शैतान प्रवृत्ति का है, कैसा है ये बच्चा। पहले उस बालक का क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उसे क्या देंगे, शिक्षा देंगे। उसी अकॉर्डिंग शिक्षा देंगे तो शिक्षा देने से व्यवहार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन या परिमार्जन। ठीक है, शिक्षा देने से व्यवहार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन या परिमार्जन। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो पहली भूमिका किसकी होती है, मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की सहायता से, ठीक है, मनोविज्ञान की सहायता से पहले क्या किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद बच्चे को क्या दी जाती, शिक्षा दी जाती है और शिक्षा दे करके बच्चे के व्यवहार में क्या किया जाता है, परिवर्तन। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न आ जाए कि शिक्षा व मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ विषय कौन सा है। शिक्षा व मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ विषय कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन है, शिक्षा व मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ विषय कौन सा है। उभयनिष्ठ विषय कौन सा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है व्यवहार, ठीक है, पहला ऑप्शन है व्यवहार। दूसरा ऑप्शन है पुस्तक। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, शिक्षा। और चौथा ऑप्शन है परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन। यहां तो शिक्षा था और चौथा है व्यवहार परिवर्तन। ओहो, व्यवहार परिवर्तन, क्लियर। चलो आंसर दो, आंसर दीजिए। शिक्षा व मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ विषय कौन सा है, कौन सा है उभयनिष्ठ विषय। यस यस यस, उभयनिष्ठ विषय कौन सा है, क्या आंसर दोगे। दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, ए और डी। ए और डी, बिल्कुल ए और डी में से ही सही है, ए और डी में से ही सही है। बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर। प्रश्नों का आंसर देने में मजा आ रहा है बेटा। ये प्रश्न क्योंकि कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको कितना समझ में आ रहा है वो क्लियर करते चले जाना बहुत जरूरी है। पढ़ लिया, क्वेश्चन का आंसर देना नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा। अब देखो इसी में कितना कंफ्यूजन है, इसी में कितना कंफ्यूजन है। कुछ ए आंसर दे रहे हैं, कुछ डी आंसर दे रहे हैं। डेफिनेटली बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ए और डी में से ही आएगा, ए और डी में से ही आएगा। ये दो ऑप्शन आपके सामने है, ए सही है या डी सही है, बताइए आप मुझे। यस, ए या डी। यस यस यस। अब देखो इधर, शिक्षा व मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ विषय कौन सा है। उभयनिष्ठ विषय पूछा है, उभयनिष्ठ विषय, तो डी आंसर नहीं आएगा, डी आंसर नहीं आएगा बेटा, आंसर आएगा ए। क्योंकि व्यवहार परिवर्तन की बात आ जाएगी तो परिवर्तन शब्द आ गया, तो परिवर्तन शब्द तो केवल शिक्षा का रहा ना, परिवर्तन शब्द तो केवल शिक्षा का रहा। लेकिन हम व्यवहार की बात करेंगे तो दोनों का उभयनिष्ठ विषय कौन सा है, व्यवहार। दोनों का उभयनिष्ठ विषय कौन सा है, व्यवहार। कैसे, देखिए इधर, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का उभयनिष्ठ विषय कौन सा हुआ बेटा, व्यवहार। मनोविज्ञान तो व्यवहार का अध्ययन करता है, अध्ययन की बात आ जाएगी मनोविज्ञान पर हम जाते हैं। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन, और परिवर्तन की बात आती तो हम किस पर जाते हैं, शिक्षा पर। परिवर्तन तो उभयनिष्ठ विषय पूछा जाए तो क्या देंगे आप, व्यवहार।
दोनों का उभयनिष्ठ विषय क्या है? व्यवहार। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन करती है, मनोविज्ञान व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्यों पूछने की तो जरूरत नहीं है बेटा, एक तो गलत बताया है आपने और बताने के बाद क्यों पूछ रहे हो, ध्यान यहाँ रखो। ये बता रही हूं ना, देखो इधर क्यों क्या होता है, इधर देखो। ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध किससे? व्यवहार से। व्यवहार परिवर्तन से नहीं, व्यवहार से। व्यवहार की बात करते हैं दोनों। और क्या क्या बात करते हैं? अरे मनोविज्ञान तो क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। और शिक्षा व्यवहार में क्या करती? परिवर्तन करती है। शिक्षा व्यवहार में क्या करती? परिवर्तन करती। बात समझ में आई होगी। अब मिला देते हैं हम दोनों को, शिक्षा मनोविज्ञान को, और परिभाषा देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान दोनों को मिलाकर के परिभाषा देंगे, तो बताइए दोनों की परिभाषा क्या निकलेगी? मिला मतलब दोनों की मतलब शिक्षा मनोविज्ञान, हमने दोनों को मिलाकर के एक शब्द बन गया। एक शब्द बन गया, क्या बन गया? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा होगी बताइए? सिंपल बेटा, क्या परिभाषा निकल रही है? देखो इधर, देखो इधर। मानव के व्यवहार का, मानव के व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। बात समझ में आई? मानव के व्यवहार का, और व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान। और पहले मनोविज्ञान का ही यूज होगा, पहली भूमिका मनोविज्ञान की ही होगी। तो मानव के व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन, परिवर्तन या परिमार्जन कौन करता है? शिक्षा। दोनों को मिला दिया हमने। परिवर्तन या परिमार्जन कौन करता है? शिक्षा। ठीक है, परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ सबके समझ में आ गया? यस, व्यवहार का अध्ययन करके उसमें परिवर्तन करना। शाबाश बेटा गजेंद्र। व्यवहार का अध्ययन कौन करेगा? मनोविज्ञान। परिवर्तन कौन करेगा? शिक्षा। परिवर्तन कौन करेगा? शिक्षा। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझ में आ गया। हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्लियर किया है। मनोविज्ञान का अर्थ हम पहले क्लियर कर चुके थे, फिर हमने शिक्षा को जाना, शिक्षा का अर्थ क्लियर किया, फिर हमने बात की शिक्षा मनोविज्ञान की कि शिक्षा मनोविज्ञान एग्जैक्टली क्या करता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर सबको? चलो, तो मुझे पहले यहां तक का जवाब दे दें। देखो, सबसे पहले हमने मनोविज्ञान को जाना कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन करता है। कौन? मनोविज्ञान। हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय की बात की, फिर शाखाओं की बात की। शाखाओं की बात करते हुए हम किस पर आ गए? शाखाओं की बात करते हम कौन सी शाखा पर आ गए थे? शिक्षा मनोविज्ञान। किस शाखा पर आ गए? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो बताइए मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 में। उत्पत्ति कब हुई? 1900 में। स्पष्ट स्वरूप कब मिला? स्पष्ट स्वरूप कब मिला? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, स्पष्ट स्वरूप कब मिला? कब मिला स्पष्ट स्वरूप? यस, 1920 में। किसके प्रयासों से? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच कनोज। किसके प्रयासों से मिला स्पष्ट स्वरूप? थॉर्नडाइक, जड़ और टर्मन के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। ठीक, बताइए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, यस यस यस, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बताते चले जाओ। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, यस, थॉर्नडाइक या रूसो? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक या रूसो? थॉर्नडाइक या रूसो? फिर कंफ्यूज्ड? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है बेटा थॉर्नडाइक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको बोलेंगे? थॉर्नडाइक को बोलेंगे। या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछ लिए जाएं, कौन बताएंगे? थॉर्नडाइक।
वापस सुन लो, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, या आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, लेकिन प्रश्न आए, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? किसने किया? डेफिनेटली रूसो। आंसर क्या आएगा? रूसो। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने। किसने किया? रूसो ने। ठीक है, बताइए किसने कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है? बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। किसने कहा? किसने कहा? रूसो ने। किसने कहा? रूसो ने। क्लियर? चलिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? एडुकेटम। एडुकेटम। एडुकेटम शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। ड्यूको का अर्थ क्या होता है? बाहर निकालना। यानी शिक्षा क्या काम करती है? बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन या परिमार्जन। शिक्षा व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन। मनोविज्ञान व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन। मनोविज्ञान व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन। शिक्षा व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन। तो मानव के व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यहां तक की बात क्लियर? क्लियर है बेटा? आगे चले? यस यस यस, आगे चले। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। ठीक है, परिभाषाओं की हम बात करेंगे। पहली परिभाषा क्रो एवं क्रो। क्रो की परिभाषा, चलो लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। ठीक है, लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। लिख लो सभी। बिल्कुल सभी लिख लीजिए। मैं पानी पी लेती हूं और आप लिख लो। लिख लिया सभी ने? यस। क्या कहा क्रो एवं क्रो ने? कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, कहां से लेकर?
जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, शुरू से अंत तक, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति ने जो कुछ भी सीखा है, उन सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। किसका कहना है? क्रो एवं क्रो का। क्रो एवं क्रो की परिभाषा याद हो गई अच्छे से? कुछ नहीं, ऐसे कैसे शब्दों पर नहीं, केवल मेन बात जो है उस पर आपको फोकस करना है। क्या कहा है क्रो एवं क्रो ने? क्या कहा है? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, उन सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान। किसका कहना है? क्रो एवं क्रो का। क्लियर है? क्लियर? लिख लिया सभी ने? आगे चले। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे आप स्किनर। स्किनर लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। किसने कहा? स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। ठीक है, ये इनकी पहली परिभाषा है। इनकी दूसरी परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक है, ये दूसरी परिभाषा है इनकी। तीसरी परिभाषा, तीसरी परिभाषा लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। स्किनर की 4 डेफिनेशंस बिल्कुल आप ध्यान रख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चारों डेफिनेशंस। चारों डेफिनेशंस को बिल्कुल आप लिख लें। पहली परिभाषा क्या है, पहले एक बार आप लिख सकते हैं, अच्छे से लिख लें। और लिख लिया हो तो मुझे बता दें जल्दी से कि यस 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 करके बता दो कि लिख लिया। यस, फास्ट, जल्दी लिखो। पूजा, यस लिख लिया बेटा। ओके 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 ओके, लिख लिया मतलब आपने। गुड। आप समझिए,
स्किनर की 4 डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, क्योंकि चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली परिभाषा क्या कहा है इन्होंने, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला। बेटा आप सब शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप सब शिक्षक बनने जा रहे हैं और ज्ञान ले रहे हैं किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। बहुत ज्यादा जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान लेना। एक शिक्षक के लिए, पेरेंट्स के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप टेकल करने वाले हैं किसको, बच्चों को टेकल करने वाले हैं। बच्चों को कैसे आपको टेकल करना है, बच्चे की प्रत्येक अवस्था का आपको ज्ञान होना चाहिए। उस पर्टिकुलर अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है आपको पता होना चाहिए। अवस्था के अकॉर्डिंग बच्चों को कैसे टेकल किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, किसने कहा, स्किनर ने। ठीक है, दूसरी परिभाषा देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, मानवीय व्यवहार का, किसके व्यवहार का, मानवीय यानी मानव के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में अध्ययन होता है, शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। मानव के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। और चौथी परिभाषा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है, शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। ठीक है, चारों डेफिनेशंस बिल्कुल, ये कतई मत सोचो कि हमें याद नहीं होगी, याद क्या करना है, बिल्कुल याद हो गई है आपको। अरे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कहने वाले कौन है, स्किनर हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का कौन सी परिस्थितियों में अध्ययन करता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सी परिस्थितियों में अध्ययन करता है बेटा, शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, और ऐसा भी कहना है किसका, स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, किसने कहा, स्किनर। शिक्षण व अधिगम से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान, किसने कहा, स्किनर ने। किसने कहा, स्किनर ने। तो बिल्कुल स्किनर की 4 डेफिनेशन, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होगी वो मैं आपको करवाऊंगी, और जो मैं आपको करवाऊं वो तो आपको घोट करके पी लेनी है। क्लियर? तो ये बात, ये चारों डेफिनेशंस किसकी ध्यान रखेंगे आप, स्किनर की। चलो आगे चलेंगे, पील की परिभाषा लिखेंगे, किसकी, पील। क्या कहा पील ने, लिखो, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ठीक है, तुरंत लिख लो, तुरंत लिख लो। क्या कहा पील ने कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसका कहना है, पील का। जल्दी से लिख लो बेटा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। लिख लिया, ओके ओके ओके, लिख लिया सभी ने। सिंपल डेफिनेशन है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है। ये जस्ट किसने कहा है, पील ने। नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखेंगे, जेम्स ट्रेवर। जेम्स ट्रेवर लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से
वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित हैं, वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यह है जेम्स ट्रेवर की परिभाषा, लिख लीजिए सभी। शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। बिल्कुल लिख लो, जल्दी से लिख लो ताकि मैं समझा दूं इस परिभाषा को। और परिभाषा को भी केवल परिभाषा के रूप में ध्यान नहीं, कैसे परिभाषा से प्रश्न बन जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। जैसे ही लिख लो, रेस्पॉन्स देना शुरू कर दिया करो कि यस 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 लिख लिया। ठीक है, हो गया। ठीक है, क्या कहा जेम्स, क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? अरे शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों खोजों, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और खोजों का प्रयोग तो होता ही है, साथ ही शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाता है। दो बातें ध्यान रखनी है सिंपल वे में। क्या कहा है जेम्स ट्रेवर ने कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और खोजों का प्रयोग तो होता ही, सिंपली ध्यान रखिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और खोजों का प्रयोग तो होता ही है, और क्या होता है? अरे शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाता है, शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाता है। ये डेफिनेशंस आपको ध्यान रखनी है, डेफिनेशंस यही आपको ध्यान रखनी है। डेफिनेशन को आप वापस देख लीजिए, वापस देख लो डेफिनेशन। पहले हमने पढ़ी थी क्रोएम क्रो की। क्या कहा क्रोएम क्रो ने कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का क्या करता है? वर्णन और व्याख्या करता है। ठीक, उसके बाद स्किनर की 4 डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। दूसरी परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। तीसरी परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। और चौथी परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। क्लियर? उसके बाद पील का क्या कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई? डेफिनेशंस को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दो, एक क्वेश्चन का मुझे जवाब देना है आपको। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन नहीं है। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। बी है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। सी है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। डी है शिक्षा मनोविज्ञान में समस्याओं का
बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। इसी तरह से प्रश्न बनते हैं शिक्षा में ज्ञान टॉपिक से। अभी मैंने जस्ट डेफिनेशंस आपको लिखवाई है, डेफिनेशन से ही मैंने अलग से प्रश्न बना दिया और इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। यस, जल्दी से बता दो बेटा, ए बी सी या फिर डी, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। डी। यस, अब देखो, शिक्षा और ज्ञान के संबंध में सही कथन नहीं है। पहली गलती तो बच्चे प्रश्न पढ़ने में कर देते हैं, और मान लीजिए कि प्रश्न सही भी पढ़ लिया कि नहीं है पूछा है, तो शिक्षा और ज्ञान सीखने के अनुभव का वर्णन व व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा और ज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, बिल्कुल सही है। गलती कहाँ करते हो बता रही हूं मैं आपको। शिक्षा और ज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, बिल्कुल सही है। और कई बार पढ़ते हुए बच्चे क्या पढ़ जाते हैं, शिक्षा और ज्ञान में समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान किया जाता है, ये भी सही है, ऐसे पढ़ जाते हैं। बट बेटा ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता है, तो ये कथन सही नहीं है। आंसर आएगा बिल्कुल डी। बस यहां से अलर्ट रहना पड़ता है, हमें शब्दों पर फोकस करना पड़ता है तो आंसर निकल जाता है। वरना कई बार ऑप्शन पढ़ने में भी बच्चे गलत ऑप्शन पढ़ जाते हैं। जैसे यहां लिखा है ना, अनुभव का वर्णन करता है, सही है। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, सही है। शिक्षा का विज्ञान है, सही है। फिर यहाँ क्या पढ़ जाते हैं वो कि समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान होता है, ये भी सही है। कई बार वहां नहीं दिखाई दे जाता है तो यहाँ का नहीं दिखाई नहीं देता और गलत आंसर बता देते हैं। लेकिन आपने ये गलती नहीं की, आपने सभी ने बिल्कुल मुझे करेक्ट आंसर दिया है, सभी ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है। एक और प्रश्न पूछ लूं? चलो एक और प्रश्न पूछती हूं। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के अनुभवों का दूसरा प्रश्न देती हूं। क्वेश्चन है, क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला, तैयारी की आधारशिला, ऑप्शन नंबर डी सीखने के अनुभवों का वर्णन, ऑप्शन नंबर डी, ये तो सी होगा ना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। बताओ क्या आएगा आंसर? यस यस यस, जल्दी से बता दो। क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान है, करेक्ट आंसर बताओ जल्दी। यस यस यस, क्या आंसर आएगा? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब पहले आपने डांट खा ली तो बिल्कुल हाथों हाथ सुधर गए आप। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। बस इसी तरह घुमा दिया जाता है। आपको पता है कई बच्चे तो जैसे प्रश्न पढ़ते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो यहीं से नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो मैडम ने नहीं बताया कि क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, कि ये तो मैडम ने नहीं बताया। पर बेटा कुछ तो बताया होगा मैडम ने। मैडम ने क्रो एवं क्रो की परिभाषा तो आपको बताई होगी, बस वहीं से प्रश्न बना है। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा विज्ञान क्या है? शिक्षा का विज्ञान ना बाबा, ये तो किसके अनुसार है? पील के अनुसार है, ये तो पील के अनुसार है। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला, ऐसा कहना तो स्किनर का है।
ये तो स्किनर के अनुसार है। सीखने के अनुभव का वर्णन, हाँ यही तो कहा था किसने, क्रोएम क्रो ने। यही तो कहा था क्रोएम क्रो ने कि शिक्षा विज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। तो बेटा बात समझ में आई कि परिभाषाओं को भी कैसे समझना होता है। परिभाषा के रूप में तो प्रश्न आ ही जाता है, लेकिन ऐसे अलग तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं बिल्कुल क्लियर हो गई। परिभाषा अगर क्लियर हो गई तो आगे की चर्चा बिल्कुल हम कल करेंगे। यहां तक की बातों को आप अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक कंप्लीट होने के बाद होगा आपका टेस्ट, और उस टेस्ट के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे आगे की चर्चा हम कल करने वाले हैं। तो अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं बेटा, और उसके बाद हम क्लास का समापन करेंगे। यस, किसी का कोई डाउट, कोई प्रश्न पूछना हो जल्दी से पूछ लीजिए। पढ़ा हुआ समझ में आया नहीं आया ये भी बता दीजिए। वेलकम बेटा, वेलकम, थैंक यू सो मच। गजेंद्र बेटा वेलकम, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा बता, थैंक्स ही बोलना है सभी को। मैथ की क्लास कब होगी? मैथ की क्लास बेटा कल से शुरू हो गई है, कल संडे से शुरू हो गई थी मैथ की क्लास। आप थोड़ा सा पता करें, एक बार फोन कर लें। महेश अलग फरमाइश कर रहे हैं। ओके ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, ठीक है, कल मिलेंगे वही 11 बजे। थैंक यू सो मच।